अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं यहाँ से रीड करके आपको इनको एक्सप्लेन करके बोर्ड पर बता दूँगी। प्रॉपर आपने आंसर किस फॉर्म में लिखना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स का लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देखकर इसको नोट भी कर सकते हैं और अगर आप साथ साथ जो मैं बताऊँगी वो नोट करना चाहें तो इट्स अप टू यू। सो क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्टूडेंट्स आपकी बुक का पेज नंबर 47 है और क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप याद करें तो चैप्टर के स्टार्ट में पेज नंबर 30 था जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जी अगर आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको फॉलोइंग अजम्पशंस बनानी पड़ेंगी। अगर आप उन अजम्पशंस को फॉलो करते हैं तो फिर आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होंगी और अगर आप नहीं फॉलो करते तो फिर वैलिड नहीं होंगी। सो उसके लिए स्टूडेंट्स अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 देखें तो लिखा हुआ है टॉपिक नंबर 3.1 में पहला जो ब्लू बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ पर साथ में बता भी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो अजम्पशन है उसमें नंबर 1 था कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। इसके लिए जो हमारे पास अजम्पशन नंबर 2 है वो है एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, acceleration should be constant। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि only magnitude of vectors are considered, only magnitude of vector quantities are considered। यानी कि यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं उनमें से जो वेक्टर्स हैं आपने सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड पर बात करनी है, डायरेक्शन की डिस्कशन हमने यहाँ पर नहीं करनी। और नंबर 4 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ऑल क्वांटिटीज़ विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ऑल क्वांटिटीज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर टेकन पॉजिटिव। यानी कि आपने इन तमाम क्वांटिटीज़ की जो डायरेक्शंस है वो पॉजिटिव कंसिडर कर लेनी है। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है यू थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अप इन द एयर, हाउ आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर व्हेन द बॉल इज गोइंग अपवर्ड एंड व्हेन द बॉल इज गोइंग डाउनवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स के ए पार्ट में हम कहते हैं व्हेन बॉल इज गोइंग अपवर्ड, जब बॉल ऊपर जा रही है तो देखें जब हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो लेट्स सपोज ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, और अगर आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो बॉल क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है और नीचे की तरफ जो बॉल पर एक्सेलरेशन होगी वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। ये आपको कैसे पता चला कि देखिए हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होता है ना कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के नतीजे में ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल वही डायरेक्शन होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो देखें अब इस केस में हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ना तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है क्योंकि ज़मीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो देखिए जब फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी और ये जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। तो आप कह सकते हैं कि पार्ट ए में जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल, velocity and acceleration are anti parallel। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये आपस में एंटी पैरेलल है। ठीक है, और बी पार्ट में हमारे पास क्या है कि व्हेन बॉल इज गोइंग डाउनवर्ड, तो देखें अब जब हमारे पास बॉल डाउनवर्ड मूव करके जा रही है तो स्टूडेंट्स ये बॉल है, ठीक है, और ये बॉल नीचे जा रही है तो वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन भी जो बॉल की है वो नीचे है। क्यों, बॉल नीचे आ रही है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन वही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो यहाँ पर भी नीचे है। तो इस केस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल टू ईच अदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो कह रहा है फॉर द प्रोजेक्टाइल इज द वेलोसिटी जीरो एट एनी इंस्टेंट, इज द एक्सेलरेशन जीरो एट एनी इंस्टेंट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है कि नो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो। नो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन नेवर बी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो नहीं होती? तो देखिए हम प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो ड्रॉ करके इसको समझ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये डायग्राम पढ़ी होती है ना, ये इसे हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब देखें इस केस में अगर हम प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जो वेलोसिटी होती है, अगर हम वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखें ना, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, वर्टिकल कंपोनेंट वो चेंज कर रहा होता है, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो होता है। अब बात को आप और से देखिएगा कि अगर हमने वेलोसिटी को डिस्कस करना है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में ये जो पॉइंट होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर वी वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। बाकी पॉइंट्स पर अगर आप देखें तो वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब देखें अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, लेकिन ये वी वाई जीरो है ना। इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, उसकी तो कोई वैल्यू मिल रही होगी। सो इसलिए हम ओवरऑल ये बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करता है। जब प्रोजेक्टाइल को आप ऊपर फेंक रहे होते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करता है, जब प्रोजेक्टाइल को आप नीचे फेंक रहे होते हैं तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करता है, फिर ऐसा ऐसा वेलोसिटी कम होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाता है, और फिर दोबारा जब वो ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दोबारा से बढ़ना शुरू कर देता है। तो देखिए ओवरऑल वेलोसिटी क्या हुई, ओवरऑल जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है वो किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं हुई। अगर इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, इसलिए ओवरऑल वेलोसिटी जो है वो प्रोजेक्टाइल की जीरो नहीं होती। और इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन है प्रोजेक्टाइल में, वहाँ पर तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती, इसका मतलब एक्सेलरेशन बन ही नहीं रही होती। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, और ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमें ज़ीरो नहीं मिल रही होती। इसका अगर प्रॉपर, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह पॉइंट्स में लिखा है, इसका प्रॉपर आंसर अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स का लिंक है उसे ओपन करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो उसने आपसे क्या पूछा हुआ है कि construct motion diagram showing the velocity and acceleration of projectile at several points along its path, assuming projectile is launched horizontally and projectile is launched at an angle theta with horizontal। तो देखें A पार्ट में when projectile is launched horizontally, तो हमने A पार्ट के लिए जो आपकी बुक में प्रोजेक्टाइल मोशन में केस नंबर 1 पढ़ा था ना, ये वाला जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल को यूँ लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया है। अब अगर आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेना चाहते थे ना, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। आपने जिस भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी है वहाँ पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए लेट सपोज मुझे यहाँ लेनी है तो ये हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर लेनी है तो टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन। जिस पॉइंट पर स्टूडेंट्स आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए वहाँ पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, और एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। ये और कौन सी एक्सेलरेशन होती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। तो ये आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली जब मूव करा था तब बना ली। और बी पार्ट में था कि व्हेन प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट सम एंगल थीटा, तो देखें ये डायग्राम थी जब आपने सम एंगल थीटा पर लॉन्च किया, ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी v है। वेलोसिटी के स्टूडेंट्स हम कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट vx है और ये वाला कंपोनेंट vy है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई और एक्सेलरेशन यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ये
आप यहाँ से देखकर बना लें तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ मैं आपको बुक से भी फिगर बता देती हूँ कि आपकी बुक में प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में स्टूडेंट्स पेज नंबर 35 पर जो फिगर नंबर 3.3 लिखी गिवन है ना, ये आप ए पार्ट में बनाएंगे, और पेज नंबर 36 पर जो फिगर नंबर 3.4 गिवन है ये आप बी पार्ट में बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपसे पूछा हुआ है कि जी एन एरोप्लेन वाइल फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप अ बॉम्ब व्हेन रीचिंग एग्जैक्टली अबव द टारगेट बट मिस्ड इट, एक्सप्लेन व्हाई। कह रहे कि जी एक एरोप्लेन है और जब उसको, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास, ठीक है, और जब वो बॉम्ब को डिस्प्लेस करता है तो बॉम्ब जो है वो टारगेट की बजाय थोड़ा सा डिस्टेंस आगे कवर करके मूव करके जाता है। क्यों? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरोप्लेन है, ठीक है, और एरोप्लेन के पास बॉम्ब है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारा टारगेट पड़ा हुआ है। तो देखिए जैसे ही एरोप्लेन से बॉम्ब गिरेगा ना, तो इस वक्त जो बॉम्ब की वेलोसिटी है वो इक्वल होगी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन के। क्यों? बिकॉज एरोप्लेन मूव कर रहा है ना, तो बॉम्ब जो है वो जैसे ही एरोप्लेन से ड्रॉप करेगा तो एरोप्लेन आगे की डायरेक्शन में मूव करके जाएगा, तो बॉम्ब भी जो है वो फ़ौरन से नीचे ज़मीन पर नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ लेकर सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द टारगेट जाकर गिरेगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, अगर बॉम्ब को टारगेट पर गिरना है तो उसको टारगेट जिस जगह पर मौजूद है उससे थोड़ा सा पीछे, यानी कि यहाँ पर उसको ड्रॉप किया जाए, और तब ड्रॉप किया जाए जब एरोप्लेन रेस्ट पर हो, या यूँ कह सकते हैं कि बॉम्ब रेस्ट पर से गिर रहा हो तो वो स्ट्रेट आकर टारगेट पर गिरेगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि द बॉम्ब विल मिस द टारगेट बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग एरोप्लेन। तो वेलोसिटी की वजह से जितनी एरोप्लेन की वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से जब बॉम्ब गिरेगा तो वो टारगेट पर नहीं बल्कि थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ कवर करके, पैराबोलिक डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करके आगे जाकर गिरेगा। अगर उसको टारगेट पर गिरना है तो फिर एक तो उसको रेस्ट पर होना चाहिए और दूसरा उसको टारगेट से थोड़ा सा पीछे ड्रॉप कर देना चाहिए। अगर मूविंग एरोप्लेन में ड्रॉप होना है तो फिर टारगेट से पीछे ड्रॉप होना है, तब वो जाकर टारगेट पर गिरेगा। और अगर प्लेन रेस्ट पर आकर उसको ड्रॉप करता है तो फिर वो एग्जैक्टली अगर टारगेट के ऊपर होगा फिर भी वो, अगर उसको ड्रॉप किया जाएगा फिर भी वो टारगेट को हिट करेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजन एंड कोलिजन, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए मैं इसको लिखूंगी नहीं, जस्ट आपको बता रही हूँ। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं और इनके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मोमेंटम अकर करता है। ठीक है, और एक्सप्लोजन क्या होता है? एक्सप्लोजन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक हैवी पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इस केस में एनर्जी या मोमेंटम का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो रहा होता। ठीक है, सो आप ये इसकी डेफिनेशन और साथ में एक एग्जांपल आप लिख लेंगे। नोट्स में मैंने इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाई डू अ स्लो मूविंग लोडेड ट्रक एंड अ स्पीडिंग राइफल बुलेट ईच हैव अ लार्ज मोमेंटम। सो देखें क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें पता है स्टूडेंट्स कि मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv, यानी कि मोमेंटम मैस के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है और मोमेंटम वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो आप यूँ लिखेंगे कि अगर हैविली लोडेड ट्रक है तो चूंकि इसका मैस ग्रेटर है तो फिर मोमेंटम भी ग्रेटर होगा, और हाई स्पीड से मूव करने वाला अगर ऑब्जेक्ट है चूंकि इसकी वेलोसिटी ग्रेटर है तो फिर इसका मोमेंटम भी ग्रेटर होगा। बेसिक रीज़न क्या है कि मोमेंटम का फार्मूला लिख के आप बता दें कि मोमेंटम का मैस और वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है ऑटोमेटिकली उसका मोमेंटम ज़्यादा होना है, और जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन? तो ये भी ऐसा ही है कि मैंने प्रॉपर इसको नोट्स में लिखकर बताया है, लेकिन इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस देखा जाए तो हम कहते हैं वो कोलिजन जिसके अंदर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं उसे हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। वो कोलिजन जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती उसे हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इलास्टिक कुलियन जो है ये एक रिवर्सिबल कुलियन है, इनइलास्टिक कुलियन एक इरिवर्सिबल कुलियन है, ठीक है। इसके अलावा आप इलास्टिक कुलियन में लिख सकते हैं कार क्रैश के एग्जांपल, और इलास्टिक में आप लिख सकते हैं कुलियन ऑफ बिलियर्ड बॉल, और इनइलास्टिक में आप लिख सकते हैं कार क्रैश, ठीक है। सो ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। फर्दर इसके अलावा भी मैंने नोट्स में आपको डिफरेंस लिखकर बताए हैं, टॉपिक में भी एक्सप्लेन किए थे, आप वहाँ से देखकर इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ स्मॉल मैस एंड एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ लार्ज मैस हैव सेम मोमेंटम, विच ऑब्जेक्ट हैज़ लार्ज काइनेटिक एनर्जी। तो देखें क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हमें पता है कि मोमेंटम का फार्मूला P = mv होता है। दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मोमेंटम सेम है, तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू लें तो वेलोसिटी = P/m हो जाएगा, ठीक है। अब आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। वैल्यूज़ पुट कर दें तो v की जगह पे आ जाएगा P/m, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा P² डिवाइडिंग बाय m, क्योंकि ये वाला एक m इसके साथ कैंसिल तो पीछे एक m बच जाएगा। इसका मतलब है आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखें तो P² डिवाइडिंग बाय 2m बनता है, और इस अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट्स मैस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। यहाँ से आप ये बता सकते हैं ना कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखें तो मोमेंटम तो दोनों बॉडीज़ का सेम है, और काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो फिर लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ स्मॉल मैस एंड एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ लार्ज मैस। तो इस केस में जिस ऑब्जेक्ट का मैस स्मॉल होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट विद स्मॉल mass will have greater kinetic energy। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कैन ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम हैव मोमेंटम वाइल द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यस यू कैन से कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कैन बी 0, momentum of a system can be 0 when both objects in the system are moving in opposite direction, ठीक है। अब देखें बात यह है कि जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सिस्टम तो है जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है। तो देखें जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर सिस्टम बनता है तो उसमें फॉर एग्जांपल ये हम एक सिस्टम की बात करें और सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट ये ए है, एक ऑब्जेक्ट ये बी है, तो देखें ए का अपना मोमेंटम होगा पी ए जो है वो mv, और मोमेंटम बी का अपना होगा mv। लेकिन इन दोनों का मोमेंटम 0 तब हो सकता है जब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो देखें इन दोनों के मोमेंटम के साथ अपोजिट साइन लगेंगे ना, एक के साथ प्लस लगेगा, एक के साथ माइनस लगेगा। तो इस केस में हमारा जो सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा, लेकिन सिस्टम जिन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है उन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इसका प्रॉपर आंसर अगेन नोट्स में मैंने लिख कर दिया है, आप वहाँ से इसको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कह रहा है फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रूव दैट मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग हाइट। ये एक प्रूव है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाइट का फार्मूला होता है vi² sin² थीटा डिवाइडिंग बाई 2g, और रेंज का फार्मूला होता है vi² sin of 2 थीटा डिवाइडिंग बाय g, ठीक है। हमें पता है कि रेंज मैक्सिमम होती है एट 45 डिग्री, तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर अबव इक्वेशन में पुट करें तो हम लिख लेते हैं पुटिंग थीटा इज इक्वल्स टू 45 इन अबव इक्वेशंस, ठीक है। तो अबव इक्वेशन में हाइट की जगह पे हमारे पास आ जाएगा vi² sin² 45 डिवाइडिंग बाय 2g।
साइन स्क्वायर 45 हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1/2 डिवाइडिंग बाय 2g। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लें तो होता है vi² डिवाइडिंग बाय 4g। अब इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं ना, 4 टाइम्स ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू vi² बाय g। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और नेक्स्ट हम इसी तरह से रेंज में पुट करते हैं तो रेंज इज इक्वल्स टू vi² साइन 245 डिवाइडिंग बाय g। सिंप्लीफाई करें तो रेंज बन जाती है vi² डिवाइडिंग बाय g। इसको हम इक्वेशन नंबर, ये 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैंने 3 कहा और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो हम कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो हमारे पास आ जाता है रेंज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, मैंने सॉल्व कर दिया। नोट करना चाहें तो यहीं से नोट कर लें, अदरवाइज नोट्स में भी फिर मैंने सॉल्व करके आपको बताया है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में इसने हमसे कहा हुआ है कि जी इज़ मोमेंटम कंजर्व व्हेन बैट हिट्स अ बॉल। तो देखें मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा यस, मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्यों? कि इनिशियली बोथ बैट एंड बॉल आर एट रेस्ट हैविंग ज़ीरो मोमेंटम। ठीक हो गया। और फिर आप लिखेंगे कि जी आफ्टर कोलिजन बॉल मूव फॉरवर्ड while bat moves backward, so momentum is again zero. From here we can conclude that momentum is conserved, क्योंकि momentum is conserved, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम एक जैसे हैं, इसलिए हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहा है। यही जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, मैंने आपको बार बार हर क्वेश्चन में भी बताया है, और इन नोट्स इन टॉपिक के जो नोट्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको प्रॉपर इनके आंसर जो हैं वो लिखे हुए मिल जाएंगे।